दोस्तों, श्रृंगार रस के देवता का नाम विष्णु है और जो श्रृंगार रस का वर्ण है वो श्याम है। आपको बिहारी की एक कविता याद होगी, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। श्याम या काला रंग श्रृंगार का ही रस होता है। यह माना गया कि श्रृंगार रस में या श्रृंगार रस की कविता में, ध्यान से सुनिएगा, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। मूर्धन्य यानी ट ठ ड ढ संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होता। संयुक्त अक्षर क्या है? जैसे आधा द के बाद ध हो, जैसे त के बाद थ हो, नहीं होता। ये दोनों विशेषताएं वीर रस में देखी जाती हैं, श्रृंगार रस में नहीं देखी जाती। श्रृंगार रस में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और दूसरी बात कि श्रृंगार रस की कविता के जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो बड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें दीर्घ सामासिक पद कहते हैं। ये सब कुछ विशेष बातें हैं। दीर्घ सामासिक पद का अर्थ शब्द बड़े बड़े होते हैं। कैसे? कमलात कमलोत्पत्ति, देखिए, कमलात कमलोत्पत्ति, श्रूयते न च दृश्यते। शब्द बड़े बड़े होते हैं। शायद ही कोई कवि बिहारी वगैरह की कविता में लेने तो छोटे छोटे पदों का प्रयोग करते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। तो ये 4-5 बातें हैं। श्रृंगार रस के देवता विष्णु हैं। वर्ण श्याम, काले रंग को कहते हैं। श्रृंगार का रंग काला है, याद रखिए, सिर्फ शोक का ही नहीं है। श्रृंगार रस की जो कविता है उसमें मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होता। श्रृंगार रस में तालव्य ध्वनियां अधिक आती हैं, जैसे च, छ, ज, झ। जो आम बोलचाल की कविताएं हैं वहां भी आप इनका रूप देख सकते हैं। कैसे? जो आम बोलचाल में हम लोग कविता बनाते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, च च च, तो तालव्य ध्वनि। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। ये जो श्रृंगार रस है उसमें तालव्य ध्वनियां पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्रृंगार रस कि कविता में जो गुण पाया जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं उसे? माधुर्य गुण कहते हैं। श्रृंगार के सबसे चर्चित कवियों में हिंदी में बिहारी और सूरदास की चर्चा की गई। यह माना गया कि सूरदास की कविता श्रृंगार में सबसे प्रगल्भ रही है। अन्य कवियों की रचनाएं उनका जूठन प्रतीत होती हैं। बिहारी के विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा कि बिहारी जैसा श्रृंगारिक रचनाकार उस समय यूरोप में भी कोई नहीं था। बिहारी की श्रृंगारिक रचनाओं के विषय में यह लिखा गया कि बिहारी की जो श्रृंगारिक रचनाएं थीं वो गागर में सागर शैली की थीं। उनमें कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिक पद्धति थी, यानी छोटी बात में बहुत सी बातों को छोटे छोटे पदों में अटाने की कोशिश की जाती थी। इसलिए गागर में सागर या देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो ये श्रृंगार रस पर चर्चा रही।
श्रृंगार रस का जो विरोधी रस है, याद रखिए, श्रृंगार का सबसे बड़ा विरोधी रस माना जाता है करुण। जब करुणा हो तो श्रृंगार नहीं फूटता। दूसरा, श्रृंगार का विरोधी रस है शांत रस। शांत यानी सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य ले लेना। और तीसरा, भयानक। ये जो भयानक है, या यूं कहें कि रौद्र, जो रौद्र रस है, वो भी श्रृंगार का विरोधी है। क्योंकि जब भय हो या मन में करुणा या शोक हो तो याद रखिए, श्रृंगार या प्रेम के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, आइए दूसरे रस को देखते हैं, हास्य रस। हास्य रस भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। सबसे पहले तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है, वह है हंसी या हास। दोस्तों, हास्य रस का वर्ण, रंग शीत है और हास्य रंग के देवता प्रमथ कहलाए। फैक्चुअल बातें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। हास्य रस का जो वर्ण है वो शीत है और हास्य रस के जो देवता हैं, जो ईश्वर हैं, वो प्रमथ हैं। हास्य के सामान्यतः दो भेद किए गए। हास्य के दो भेद किए गए। क्या क्या? जो पहला भेद है वह आत्मनिष्ठ हास्य है, जिसे स्वनिष्ठ हास्य भी कहते हैं। और दूसरा भेद परनिष्ठ हास्य है। जहां व्यक्ति स्वयं हंसी का पात्र बने उसे आत्मनिष्ठ कहते हैं। जैसे आप चलते चलते फिसल के गिर गए, अब आपने देखा कोई देख तो नहीं रहा, अपने ऊपर ही आप हंस के चल पड़े, कोई ना देखा हो तो भी। परनिष्ठ में दूसरा व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। इसलिए हास्य के दो भेद किए गए, आत्मनिष्ठ और परनिष्ठ। दोस्तों, हास्य के कुछ प्रमुख उपभेद किए गए, जैसे हंसनी, जैसे विहंसनी, जैसे मुस्कानी, जैसे अति हंसनी, जैसे उपहंसनी। बोलिए मेरे साथ, हास्य के दो भेद किए गए, आत्मनिष्ठ, परनिष्ठ। हास्य के कुछ उपभेद किए गए, हंसनी, सामान्य हंसी, विहंसनी, जो धीरे धीरे रुक रुक के हंसी आए, मुस्कानी, बिना आवाज़ किए सिर्फ होठों को फैला लेना, मुस्कुराना। अति हंसनी, ठठा के हंसना, जैसे रावण हंसता है। उपहंसनी, उपहंसनी है कि जो रुके ही नहीं, हंसी के बाद फिर हंसी आए, बात को याद कर कर के हंसी आए। तो ये उपभेद हैं। दोस्तों, साहित्य में हास्य का सहचर शब्द व्यंग लिया गया। नाटकों में जब हास्य और व्यंग का प्रयोग हो तो उसे प्रहसन कहते हैं। कविता में जब हास्य और व्यंग आए तो उसे व्यंग प्रधान कविता कहते हैं। जैसे भारतेंदु का नाटक है भारत दुर्दशा, तो प्रहसन नाटक है। नाटक में जब हास्य और व्यंग आए तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा,
सभी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाटकों में जब हास्य और व्यंग आए तो उसे प्रहसन कहते हैं। जैसे भारतेंदु का नाटक, उसमें हास्य व्यंग है, प्रहसन। लेकिन कविता में जब हास्य और व्यंग आए तो उसे व्यंग मूलक या नाटकीय कविता कहते हैं। कई कविताएं हैं, जैसे निराला की कविता कुकुरमुत्ता है, उसमें हास्य है, व्यंग है। दोस्तों, कबीर की कई कविताओं में हास्य का प्रयोग है, लेकिन वो जो हास्य है वह व्यंग या मनोविनोद के स्तर पर है। इसलिए हास्य को साहित्य में एक और नाम दिया जाता है, मनोविनोद, यानी हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, मनोविनोद का अर्थ। जैसे कबीर कहते हैं, पानी बिच मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवत हासी। ये देखिए, हास्य और मनोविनोद दोनों का रूप है। जैसे कबीर कहते हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़े सिंह चरावे गाई। ये उलटबासी भी है, हास्य का रूप भी है, अद्भुत रस का भी रूप है। जैसे कबीर कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। या फिर सूरदास की कविता में भी यह हास्य व्यंग है, जहाँ कहते हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। आधुनिक जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य की आधुनिक रचनाओं में हास्य व्यंग को एक नए रूप में देखा गया, क्योंकि 1980 के पश्चात हिंदी साहित्य की और कोई धारा तो रह नहीं गई। जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी समकालीन धारा, अकविता धारा। 80 में आप समकालीन कविता को देख रहे थे, लेकिन ठीक 80 के बाद हिंदी साहित्य की कोई अपनी धारा नहीं रह गई थी। कहें 90 के बाद तो कोई और धारा चली ही नहीं, लेकिन उसके पश्चात कई अलग अलग धाराओं का प्रयोग हुआ। जैसे नारी विमर्श को लेकर के, महिला विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श। लेकिन इन सब के अलावा साहित्य में हास्य और व्यंग को एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में अपनाया गया। इसलिए आज कह सकते हैं कि आज का जो साहित्य है वो हास्य व्यंग मूलक भी है और अलग अलग प्रवृत्तियों से भी भरा हुआ है। दोस्तों, हास्य रस का जो सबसे विरोधी रस है वो करुण रस और शोक रस है। जहाँ करुणा उत्पन्न हो, जिसे हम लोग, आप कह सकते हैं कि कोई गुजर जाए या चोट लग जाए, तो जहाँ करुणा का भाव हो, शोक का भाव हो, तो करुण रस में विरोधी रस पाया जाता है, यानी हास्य उसका विरोधी है। दूसरी बात, यह माना जाता है कि व्यक्ति क्रोध में हंसता है लेकिन भय में नहीं हंसता, तो जो भयानक रस है वो भी हास्य का विरोधी रस है। दोस्तों, आइए एक और रस को देखने की कोशिश करें, वीर रस। वीर रस के विषय में यह कहा गया कि श्रृंगार रस तो रसों का राजा है, लेकिन वीर रस श्रृंगार रस का पूरक रस है। इस बात को याद रखिएगा कि श्रृंगार रस तो रसों का राजा है, रसराज है, लेकिन जो वीर रस है वह श्रृंगार का पूरक रस है। इसलिए शुक्ल और द्विवेदी जैसे आलोचकों ने भी कहा कि श्रृंगार को वीरता से आप अलग नहीं कर सकते। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार और वीर रस दोनों एक दूसरे के पूरक रस हैं। इसलिए शुक्ल जी ने तो कह दिया कि वीरता वहाँ अधिक देखी गई, वीर रस देखा गया, लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि जहाँ वीर रस है उससे पहले वहाँ श्रृंगार रस है।
दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव ओज है या उत्साह है? वीर रस के देवता इंद्र हैं और वर्ण गौर। आप ऐसे भी देखिए कि इंद्र को युद्ध का देवता भी एक तरीके से कहा गया और किलों को तोड़ने वाले के कारण इन्हें पुरंदर भी कहा गया। दोस्तों, यह माना गया कि वीर रस के भी कई भेद किए गए। क्या क्या? धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और कर्मवीर। सामान्यतः वीर रस युद्ध वीर के ही रूप में आया, किंतु जो अपने अपने अलग क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्र में जो प्रबुद्ध हो, सबसे आगे हो, दान देने के क्षेत्र में या अपने कार्यों को करने में, तो वीर रस के 4 भेद किए गए, या यूं कहें कि वीर रस के ये 4 भेद न होकर वीरता के 4 भेद हैं ये। दोस्तों, वीर रस की कविताओं में ओज गुण पाया जाता है। वीर रस की कविताओं में ओज गुण पाया जाता है। वीर रस की कविताओं में लघु सामासिक पद होते हैं, यानी पद छोटे छोटे होते हैं। कहीं कहीं ही आपको कुछ पद बड़े नजर आ जाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद वगैरह में, निराला वगैरह में देखेंगे तो हिमाद्री तुंग, हालांकि वहाँ भी पद बहुत बड़े नहीं, हिमाद्री तुंग श्रृंग देखिए कितने छोटे हैं। प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, या वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, है ना। या न केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश भी मर्म होना चाहिए, जो उत्साह से भर सके, जो जोश जगा सके, जो लोगों में ओज जगा सके, एक प्रकार से प्रबोधन कर सके, सोते को झकझोर कर जो जगाए, भटके को जो राह दिखाए, ऐसी जो कविताएं, या राष्ट्र प्रेम के लिए या अपने दायित्वों के लिए जो कविताएं जगाती हैं, उन सब में वीर रस का भाव होता है। वीर रस सिर्फ लड़ने मरने का नाम नहीं है, बल्कि जागने का नाम है, प्रबोधन का नाम है, उत्साह का नाम है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती वास्तव में उसमें वीर रस है, क्योंकि वह जगाती है। इसीलिए उस कविता के विषय में कई आलोचकों ने लिखा, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती के बारे में कि यह सोते हुए को झकझोर कर जगाने वाली है तथा भटके हुए को राह दर्शाने वाली है। दोस्तों, जो वीर रस की कविताएं हैं उनमें टवर्ग की ध्वनियाँ या मूर्धन्य ध्वनियाँ अधिक होती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो वर्ण हैं ट ठ ड, राजस्थानी हिंदी में सबसे अधिक पाए गए। तो टवर्ग या मूर्धन्य ध्वनियाँ ट ठ ड ढ अण वीर रस में पाए गए। वीर रस की कविताओं को ही डिंगल शैली की कविता कहते हैं, यानी डिंगल शैली में मूर्धन्य ध्वनियाँ अधिक पाई जाती हैं। वीर रस की कविताओं में ये ध्वनियाँ, और जैसा कि आपको कहा कि ये जो डिंगल शैली राजस्थान की शैली है, तो इसका प्रमाण है कि टवर्ग या टठ डढ़ की ध्वनियाँ राजस्थान में अधिक पाई जाती हैं। अगर आप राजस्थानी हिंदी से परिचित हैं तो लड़के को वहाँ टाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रे टाबर। जगह को ठिया या ठिकाना कहते हैं।
पशुओं को डांडा या डांगर कहते हैं। 10-12 घरों के छोटे से गांव को ढाणी कहते हैं। और अणा ध्वनि तो हेल्पिंग वर्ब भी है, पानी नहीं पानी, जाना नहीं जाना है। करेक्ट है दोस्तों। दोस्तों ये जो वीर रस है वह हिंदी साहित्य में आदिकाल और रीतिकाल में मुख्य रूप से देखा गया। वीर रस कहाँ कहाँ देखा गया? आदिकाल और रीतिकाल में मुख्य रूप से देखा गया। रीतिकाल में वीर रस के सबसे चर्चित कवि भूषण माने गए। रीतिकाल में वीर रस के सबसे चर्चित कवि कौन माने गए? भूषण माने गए। और इन्होंने 2 शासकों शिवाजी और छत्रसाल, याद रखेंगे, शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों की वीरता पर रचनाएं लिखी। आदिकाल में वीर रस से संबंधित कई रचनाकार थे, लेकिन आदिकाल में वीर रस के 2 बड़े कवियों में एक चंदबरदाई और एक जगनीक का नाम शुमार है। चंदबरदाई जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो लिखते हैं, और जगनीक परमाल रासो। जिस प्रकार वीर रस की शैली डिंगल है, उसी प्रकार श्रृंगार रस की शैली पिंगल है। पहले इतनी बातों को समझिए, बोलिए मेरे साथ। वीर रस का स्थायी भाव ओज है, जोश है, उत्साह है। वीर रस श्रृंगार का पूरक रस है। क्यों? दरबारी सामंती परिवेश में जो शासक या सामंत थे वो अगर युद्ध में वीरता दर्शाते थे तो साथ ही कहीं ना कहीं विवाह और विलास प्रियता भी दर्शाते थे। इसीलिए वीरता और श्रृंगार एक रचना है प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की रचना है। उसकी एक पंक्ति सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी। उसकी एक पंक्ति है, एऊ जम्मू नगूह ग्यूं भण सिरी खग्गू न भग्गू। पंक्ति पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, अर्थ समझिए कि जहाँ शासक कहता है कि यह जन्म समझो बेकार चला गया, जिसमें सिर पर तलवार गिरकर तलवार ना टूट जाए, तिखा तुणिया न माणिया तेज घोड़े की सवारी न की, और गोरी गली न लग्गू सुंदर स्त्रियों का आलिंगन नहीं किया। यानी क्षत्रियों का, वीरों का 2 ही धर्म है, उनके लिए 2 ही दायित्व हैं, यह माना गया। क्या क्या? पहला युद्ध, प्रियता, जान को जोखिम में डालना, और दूसरा कर्म सुंदर स्त्रियों का आलिंगन, यानी श्रृंगार, भोग विलास और युद्ध वीरता। दोस्तों यह माना गया कि वीर रस के देवता इंद्र हैं और रंग उसका गौर है। गौर यानी गोरा रंग। वीरता के 4 भेद किए गए, धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर और कर्मवीर। दोस्तों जो वीर रस की कविताएं हैं उसमें ओज गुण होता है, डिंगल शैली होती है, लघु सामासिक पद होते हैं, छोटे छोटे पद, बड़े पद नहीं होते हैं। और दूसरी बात, श्रृंगार रस में बड़े पद होते हैं, याद रखना। श्रृंगार रस की शैली पिंगल है, जबकि वीर रस की शैली डिंगल है। ऐसे ही वीर रस में कौन सी ध्वनियाँ अधिक होती हैं? टठ डढ़ यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ। और एक आखिरी बात कि श्रृंगार रस में संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है, डराने वाले अक्षर। कैसे? देखिए, अमर्त्य वीर पुत्र हो, देखिए संयुक्त अक्षर, क्षत्रज्ञ। फिर कैसे? स्वयं प्रभा, देखिए प में र संयुक्त, स्वतंत्रता, फिर देखिए त्र, पुकारती, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, तो उसमें संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग किया गया। अगर इतनी बात समझ में आई तो आइए
अब अन्य रसों को भी आज ही के आज निपटा लेते हैं ताकि अब अगले मुद्दे को देख सकें।